नमस्कार। नया सवेरा के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। शुक्रिया शहला। और खासतौर से नया सवेरा में आज हम आपको बताएंगे खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहने वाला है। बात करेंगे उन तमाम राज्यों की भी जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से चुनावी तपिश जो है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा खबरों की दुनिया में क्या है खास, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि लगातार सुर्खियों में छा रही हैं, उन पर भी आपको देंगे जानकारी। साथ ही बात करेंगे टेकटॉक में किस तरीके से तकनीकी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर वो खबर जो आपके दिन को बनाएगी खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी में रोड शो। अमित शाह असम में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस ने भी तेज किया प्रचार। चुनाव आयोग ने एनआईए को सौंपी मालदा मामले की जांच। एनआईए की टीम आज करेगी राज्य का दौरा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई थी फटकार। 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। स्वदेश निर्मित तारागिरी उड़ाएगा दुश्मनों की नींद। आज भारतीय नौसेना में होगा शामिल। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका में उठा पटक। सेना प्रमुख और अटॉर्नी जनरल को पद से हटाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया तनाव के गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। अमेरिका, इजरायल और ईरान से की पीछे हटने की अपील। गुड फ्राइडे आज दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है दिन। और आइए नए सवेरा की शुरुआत करते हैं उन राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ जहां पर चुनावी तपिश जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि चुनावी रण में आज एक बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिलेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना। बिल्कुल शैला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे चेन्नई से पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओरियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए एनडीए के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, एआईएडीएमके और एलजेके शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी में रोड शो आज है। कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें पुडुचेरी में पीएम का रोड शो बेहद खास रहने वाला है। जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। एनडीए के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वहां पर एनआरसी और 10 सीटों पर चुनावी दंगल बीजेपी लड़ती हुई नजर आएगी। एनडीए गठबंधन के तहत एनआरसी बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो एआईएडीएमके और एलजेके भी इसमें शामिल है। पुडुचेरी में आज एक बार फिर चुनावी हुंकार यहां नजर आएगी। 16 सीटों पर आप बता दें जो एनआरसी है वो चुनाव लड़ रहा है, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी यहां 10 सीटों पर चुनावी दंगल में उतर चुकी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से और जो सहयोगी दल हैं एआईएडीएमके जो कि 2 सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और साथ ही अगर बात की जाए एलजेके की तो वो भी 2 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं पुडुचेरी में आज जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे
तो एक अलग ही ऊर्जा नजर आएगी। हालांकि 9 अप्रैल को आपको बता दें 30 सीटों पर यहाँ मतदान हो रहा है और आज खास तौर से क्योंकि ना सिर्फ पीएम मोदी जो है वो रोड शो यहाँ पर करेंगे, इसके अलावा खास तौर से अगर बात की जाए असम की भी, तो शहला असम में भी हम देखेंगे किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज असम के दौरे पर हैं वो, और वे 3 जनसभाओं को यहाँ संबोधित करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले अमित शाह गोलकगंज विधानसभा के रतियादाह में चुनावी हुंकार भरेंगे, उसके बाद दुधनोई विधानसभा के गोलपारा में जनसभा करेंगे और आखिरी में पलासबाड़ी विधानसभा के छाया गांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो असम के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोलकगंज में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दुधनोई विधानसभा गोलपारा में जनसभा करेंगे। तो एक तरह से पूरी तरह से जो है चुनाव के मोड में असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कहीं ना कहीं जीत का मंत्र देते हुए अपने समर्थकों को नजर आएंगे। अमित शाह ने असम के नागांव में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। बिल्कुल, इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तीसरी बार सरकार आने पर घुसपैठियों को असम से निकालने का वादा किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के कार्बी आंगलोंग में एक जनसभा को संबोधित किया और सत्ता में आने पर आर्टिकल 244A को लागू करने की बात भी कही। 9 अप्रैल को असम में मतदान होना है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद की सरकार बनाने का समय है। कांग्रेस की सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं कि जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी आपका 244A इंप्लीमेंट होगा और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। तो पिछले एक दशक में असम की महिला मतदाताओं ने प्रदेश की राजनीति और सत्ता की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल शैला, क्योंकि खासतौर से जो महिला मतदाताओं ने चुनावी परिणामों पर ने क्या निर्णायक प्रभाव डाला है और क्या कुछ है वो प्रभाव, असम की जनता का क्या है मूड, आइए पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। असम की महिला मतदाताओं ने पिछले एक दशक से प्रदेश में सत्ता की दिशा और दशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। असम में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न्स पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि महिला मतदाताओं ने चुनाव परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। असम में महिला मतदाताओं की इस प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने असम चुनाव के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1,250 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा किया है। भाजपा इसे असम की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है और उसे उम्मीद है कि राज्य में होने वाले चुनाव में उसे इसका फायदा मिलेगा। सर विशेष रूप से 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, एक तो है अपने महिला, युवा, किसान और गरीब, उनकी भलाई के लिए, उनकी विकास के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम रचना की है और डबल इंजन सरकार ने इस कार्यक्रम को जमीनी हकीकत से जोड़ा। इसकी वजह से आज असम में हो या देश के अंदर हो 25 करोड़ गरीबी रेखाओं से नीचे जो रहे उसको मुक्त किया, अपलिफ्ट किया, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक इज्जत से जीने के लिए एक उनका जीवन मिले। असम में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में अरुणोदय योजना से काफी मदद मिली है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारी औरतों को मिल रही है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा भी हो रहा है। हम लोगों का जो लेडी है वो लोग के अभी आगे देखा जाए क्या होगा। हेमंत सरकार ने जो गरीबों के लिए किया है बहुत अच्छा किया है। हमको भी आसनी मिला है, अरुणोदय 9,000 मिला है और महीने में 12,500, उसमें घर का थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। जो हेमंत सरकार किया है किसी मिनिस्टर ने नहीं किया था,
हम तो बहुत खुश है। बार बार कहूँगी सरकार यही रहे और अगली बार भी यही रहे, जो सबको महिलाओं को समझती है, महिला को उत्साह देती है। वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को अपनी तरफ लुभाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने नकद सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें 50,000 रुपये की अतिरिक्त मदद भी की जाएगी और ये ट्रांसफर बिना किसी शर्त के होगा। ये जो योजना है ना, ये अरुणोदय का योजना, ये तो कांग्रेस का बनाया ही हुआ था योजना था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट और ये डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने उसका नाम अलग करके वो लोग ऐसे दे रहा है। लेकिन 1250 रुपया देने से आदमी को क्या होता है। इन सब के बीच असम में राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। इनमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसके अलावा लखपति बायदेव योजना, वहीं सखी एक्सप्रेस, साथ ही स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी कदम शामिल हैं। अगर राज्य में महिला मतदाताओं की बात करें तो लगभग 1,25,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में आधी आबादी किस पर भरोसा जताती है। इसका पता तो 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही चलेगा। गुवाहाटी से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से असम का जो वोटर है, खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात की जाए, कितनी अहम भूमिका उनकी रही है। वहीं केरलम की भी अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2026 कई मायनों में ये और भी ज़्यादा इस बार खास है, क्योंकि इसमें पारंपरिक चुनावी गणित और समीकरणों को चुनौती दी जा रही है, या नए सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के उभरने से भी ज़मीनी स्तर पर उन्हें बदलने की कोशिश जो है वो यहाँ नज़र आती है। इससे सत्ताधारी CPIM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वहीं BJP भी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर अब अपनी जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। और हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो और धीरज अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, यानी पुडुचेरी और केरलम से। सबसे पहले विशाल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आज जब वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पुडुचेरी के रण की जब हम बात कर रहे हैं, कितना खास हो जाएगा जब प्रधानमंत्री का आगमन वहाँ पर होगा, और आज तो प्रधानमंत्री का रोड शो भी है वहाँ पर। विशाल, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी मुकुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है ये अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जो NDA अलायंस है। जी बिल्कुल जी मुकुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो NDA अलायंस है वो फिर से दोबारा अपना सक्सेस को रिपीट करना चाहते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो NDA के अलायंस को जीत मिली थी, जिसमें NRC जो है वो सीनियर पार्टनर है, और BJP, NRC और BJP का ये जो कंबाइन है ये कोशिश कर रहा है कि फिर से चुनाव में जीत हासिल की जाए। जबकि अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें, कल कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि NRC कांग्रेस जो है सरकार वो पूरी तरह से फेल रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप तो कैंपेनिंग के मामले में भी पिछड़ रहे हैं, तो उनके पास अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं था कि क्या उनके बड़े नेता यहाँ पर आके कैंपेन करेंगे। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो पुदुचेरी के अंदर अजंता सिग्नल से लेकर अन्ना स्क्वायर तक, यानी कि करीब 2 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, और ये आज शाम को होने वाला है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें NDA अलायंस को इस रोड शो से है। मार्च में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे पुदुचेरी में, तो उन्होंने 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया था, और उसमें एडवांस
कैंसर केयर सेंटर जो यहाँ पर जिपमेर जो सबसे बड़ा अस्पताल है पुदुचेरी का, वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया था। और उसके अलावा बहुत सारी विकास की योजनाएं और सौगातें प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी को दी थी। तो इसके मद्देनज़र आज जब प्रधानमंत्री का रोड शो होगा तो उससे एक नई ताकत मिल जाएगी एनडीए अलायंस को। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनआरसी 16 सीटों पर और 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि अगर हम बात करें जो सेकुलर फ्रंट जो कांग्रेस ने खड़ा किया है डीएमके के साथ, उनका अलायंस बिल्कुल साफ नहीं हो पाया था। नॉमिनेशन वापसी के बाद भी ये तय नहीं हो पाया था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जब फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि कांग्रेस 16 सीटों पर और डीएमके 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कांग्रेस ने कि आप वापस कर लीजिए अपना नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद डेट निकल गई, तब जाके ये अलायंस पुख्ता हुआ। तो उनके 6 लोग अब भी मैदान में हैं और ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है कि क्या होगा। तो एक तरफ एक ऐसा अलायंस है जिसके बारे में अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। उनके अपने ही लोग अपने ही अलायंस के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं जब हम बात करते हैं कांग्रेस की। और उधर एनडीए अलायंस है जो डबल इंजन सरकार का वादा फिर से दोहरा रहा है। बिल्कुल विशाल, कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें उसे अपनों से ही जो है चुनौती का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब पुडुचेरी पहुंचेंगे तो वहां पर कार्यकर्ताओं को एक बार जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और एनडीए के हक में वो जो है प्रचार करेंगे। हम अपने दर्शकों को केरलम भी लिए चलते हैं। धीरज कुमार हमारे साथ तिरुवल्ला केरलम से मौजूद है। धीरज, इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं जो पारंपरिक राजनीतिक जो समीकरण है कहीं ना कहीं उनको चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम केरलम की बात कर लेते हैं तो यहाँ इस बार जो एलडीएफ है वो हैट्रिक की जुगार में है और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी मतलब 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी वो चाहती है कि वो तीसरी बार सत्ता में आए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो इतना मजबूत है कि यूडीएफ ये देख रही है कि कहीं हमारे तरफ जो सत्ता है उसका झुकाव आ जाए। तो यूडीएफ जो कांग्रेस जो समर्थित जो गठबंधन है वो भी इस बार केरल में सत्ता पाने की जुगार में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें, एनडीए उम्मीदवारों की ही बात कर लें, तो एनडीए इसमें तीसरे खिलाड़ी के रूप में केरल के चुनाव को प्रभावित कर रही है, या कह सकते हैं कि केरल के चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है। और जहां तक हमने यहाँ के विश्लेषकों से जाना है, जो 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं केरला में जिस पर कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है और कोई भी पार्टी उस सीट पर अपना चुनाव जीत सकती है। तो 50 सीटों का समीकरण कैसे बदलेगा केरल का भविष्य, ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम बात 2021 की विधानसभा चुनाव की कर लें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई, लेकिन उनका वोट प्रतिशत लगभग 13% के आसपास रहा था, जिसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बढ़ाने का प्रयास किया और लगभग 15.5% वोट बैंक उन्होंने पाई है। और स्थानीय जो निकाय के चुनाव है, निकाय के चुनाव 2025 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, उसको देखकर ये जरूर लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कड़ा मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ को देती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय जो निकाय के चुनाव के आधार पर होते हैं और जो विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि जिस पार्टी की स्थिति स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर होती है वही पार्टी सत्ता तक पहुँचती है। जो सबसे अहम बातें हैं असम ये केरल के विधानसभा चुनाव में, जो पिछली विधानसभा चुनाव की अगर भी हम बात कर लेते हैं तो 7 ऐसी सीटें रही थी जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जरूर ये कोशिश रहेगी कि जो सीटें हम दूसरे नंबर पर रहे उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। इसलिए प्रधानमंत्री की जो यहाँ रैली हुई है, जो हमने 3-4 रैलियों को देखा और आगे भी हम देख रहे हैं कि जो कल प्रधानमंत्री की 2 चुनावी सभा है, उस चुनावी सभा के जरिए प्रधानमंत्री अपने वोटरों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें एनडीए के पक्ष में वोट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल धीरज, और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है जो बड़ा रोचक जो तथ्य है वो जाहिर तौर पर बढ़ता नजर आएगा और बेहद ही दिलचस्प सबसे रोचक तथ्य है इस चुनाव का।
जो सबसे रोचक तथ्य है इस चुनाव का, उस रोचक तथ्य को अगर आप जानेंगे तो जरूर लगेगा कि ये जो मुकाबला एनडीए के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं साल 2021 की, तो साल 2021 में 25 विधानसभा सीटों में जीत और हार का जो अंतर है वो 5000 वोटों का रहा था जी। तो और जो उसी चुनाव से आयोग के धीरज जो उम्मीद भी है आंकड़े कि आए हैं, एक उन बड़ा आंकड़ों के बदलाव जो है मुताबिक वो कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और ये पहले और दूसरे पायदान में जो ज्यादा अंतर है इस बार हम देखेंगे, शायद वो कुछ और भी बदलाव नजर आएगा। इसी वजह से बीजेपी जो है लगातार अपने अलायंस जो दल हैं उनके साथ पूरी कोशिश से यहाँ नजर आती है। फिलहाल आपका और साथ विशाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण चुनावी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच जो है अब एनआईए को सौंप दी है। जी बिल्कुल, और एनआईए की टीम जो है आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। इससे पहले कल हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में संज्ञान लिया था यहाँ पर, और कोर्ट ने इसे निंदनीय बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को अगली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने मालदा घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने कल एक आपातकालीन वर्चुअल बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। कई घंटों तक चली इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, साथ ही साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उन्होंने मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई घंटों तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर आखिर मौजूद क्यों नहीं था। इस बीच नगर विकास विभाग के सचिव गुलाम अंसारी को मालदा डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। आयोग ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने का भी आदेश दिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एनआईए को सौंप दी है मालदा मामले की जांच। सौरभ दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कूच बिहार पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब जो है एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी, आज मालदा पहुंचेगी एनआईए की टीम। चला देखिए, आज सुबह ही एनआईए का टीम कोलकाता से यहाँ पर जो कालिया चौक, मालदा के कालिया चौक जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचेगी एनआईए की टीम। और कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश निकला उसमें एक बात जिक्र था कि आप सीबीआई को देंगे या फिर एनआईए को देंगे, ये चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ा था कि चुनाव आप तय कीजिए किसको लेना है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन से ये आ रहा था कि सीबीआई को दिया जाएगा, लेकिन आखिर में देखा गया कि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो एनआईए को हैंडओवर किया गया है, क्योंकि ये जो मसला है, ये कालिया चौक ऐसे ही एक जगह है जो पिछली कई वर्ष पहले एक थाना, पुलिस थाना था जो था, उसको भी जला दिया गया था, एक मॉब ने जला दिया था, पुलिस चौकी को जला दिया था। तो इसीलिए कालिया चौक, और आप जानते हैं कि बेलडांगा, ये जो जोन है, बेलडांगा में भी कुछ पिछले महीने एक इंसिडेंट हुआ था कि जब रोड ब्लॉकेड हुआ था, 2 दिन तक रोड ब्लॉकेड चला, वो उसको लेकर भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रही है। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि एनआईए जब बेलडांगा का इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके साथ साथ ही कालिया चौक का इंसिडेंट भी उन्हीं को सौंपा गया है, क्योंकि ये मॉब के भीतर जैसे नारेबाजी कर रहे थे, इस नारेबाजी के भीतर कौन कौन लोग हैं, क्या मसला है, इसके पीछे कोई और मंसूबा है या नहीं, और ये भी जांच करना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां पे जमायत हुए थे, इतने सारे लोगों का जमात था, और साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव किया गया था, और इतने देर तक घेराव करके रखा गया, रोड ब्लॉक किया गया, किसी की बात वो सुन नहीं रहे थे। क्यों वो सुन नहीं रहे थे? फिर उनको इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा था? कौन उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इतनी देर तक ऐसा स्थिति बनाए रखे? और ये जो जोन है, मुर्शिदाबाद चाहे बोलिए आप, चाहे मालदा बोलिए, यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए भी काफी सारे ऐसे मैसेज कन्वेड होते हैं। जैसे बेलडांगा में भी देखा गया था कि एक शख्स ऐसा था जो पिछले 2-3 दिन से लगातार ऐसा स्थिति बना रहे थे कि बेलडांगा जैसा इंसिडेंट हो। तो इसमें कालिया चौक में भी ऐसा कुछ है या नहीं, ये सब भी एनआईए के जुरिसडिक्शन में आता है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि
कल सीईसी गणेश कुमार ने जो बैठक किया था, जिसमें सीईओ मनोज अग्रवाल थे, राज्य पुलिस के आला अधिकारी थे, उस बैठक में सिर्फ कालिया चौक नहीं, कोलकाता में भी जैसे सीईओ ऑफिस के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे बैरिकेड किए जा रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प हो रहा है, उसको लेकर भी सीईसी गणेश कुमार ने नाराजगी जताई और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी कहा कि क्यों आप लोग स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मालदा के डीएम और एसपी को कहा गया था। तो इसके चलते एक एफआईआर दायर हुआ है और उस एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, जिसमें 2 टीएमसी के काउंसलर है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि जो कोलकाता का आप सराउंडिंग्स अगर देख ले तो म्युनिसिपैलिटी जो बॉडी है, उनके जो वर्ड्स के जो नेता है वो सब टीएमसी के काउंसलर्स है। तो बिल्कुल सौरभ, वो क्या ये बड़ी वजह है, अगर क्योंकि जिस तरीके से काउंसलर अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ेगा तो उनको भी एक मैसेज गया है कि आप काउंसलर हो सकते हैं, लेकिन आप भी कानून से बढ़कर नहीं है। आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कानून आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा। जी बिल्कुल सौरभ, भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने दिया है। जी, और इससे पहले भी हमने देखा था कि कितनी बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दखल देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है राज्य को कि क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है। फिर चाहे प्रशासनिक अमले की बात की जाए, पुलिस विभाग की बात की जाए, और एनआईए को जांच सौंपा जाना कहीं ना कहीं ये बताता भी है, क्योंकि ये नेटवर्क जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था और इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ये भी क्या एक बड़ा कारण हो सकता है? मुकुल देखिए, ये जो कालिया चौक वाला इंसिडेंट है, ये एक इंसिडेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे बंगाल की इलेक्शन को लेकर, आप जिस कोने में भी जाएंगे कहीं ना कहीं पे जाके वो स्थिति देखने को मिल रहा है जो शायद ना हो तो ही अच्छा है। आप कालिया चौक की बात कर लीजिए, कालिया चौक के बाद भी कल जलपाईगुड़ी में ब्लॉकेट हुआ, उत्तर दिनाजपुर में ब्लॉकेट हुआ, लेकिन वो ज्यादातर चला नहीं, 2 घंटा तक चला लेकिन चला नहीं, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो आ चुका था और सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव रैली से अपना पल्ला झाड़ चुकी थी, तो तब वो रुका नहीं, वो हट गया। तो ये बात तो तय है कि जब तक आप स्टेट के जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं, अगर वो लगातार, आप कालिया चौक के पिछले वाले इंसिडेंट्स को देख, बिल्कुल देखना होगा क्या टीएमसी के इशारे पर ही इस तरीके से लगातार जो हम कह सकते हैं कार्रवाई है वो की गई थी या नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर नजर आती है उसको दुरुस्त करने का काम भी यहाँ हो रहा है और उसके साथ साथ चुनावी तैयारियां जो हैं वो भी चरम पर नजर आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनादेश में चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए नया सवेरा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव का स्वागत किया। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि दिल्ली में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव की मेजबानी करके खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय सहयोग पर गहन चर्चा की, जिसमें व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, उर्वरक, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों के नए अवसरों पर भी बात की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के संघर्ष
सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया और ये मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत होते सहयोग को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि आज भारतीय नौसेना एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जी हां, समुद्री संप्रभुता को बनाए रखने के लिए स्टील युद्धपोत तारागिरी आज ही के दिन भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। विशाखापट्टनम के एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट में तारागिरी का कमिश्निंग समारोह आयोजित होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तारागिरी नौसेना का स्वदेशी विकसित स्टील युद्धपोत है। राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि तारागिरी आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से साकार करने वाला है। और ये एक साकार करने वाला युद्धपोत है। तारागिरी भारत की समुद्री संप्रभुता को डिफाइन करने में अपना बेहद अहम योगदान देगा। तारागिरी के आने से भारत पूरी तरह स्वदेशी आत्मनिर्भर नौसैनिक क्षमता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के चौथे प्लेटफॉर्म के रूप में तारागिरी महज एक जहाज नहीं है, बल्कि ये 6,670 टन का युद्धपोत दुश्मनों को परास्त करने का पूरा दमखम रखता है। साथ साथ ये भारत के स्वदेशी शिपयार्ड्स की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाता है। तो समुद्री सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी तारागिरी की वजह से। और आइए आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश में एलपीजी आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिल्कुल, गेल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर मार्केटिंग संजय कुमार ने साफ कर दिया है कि गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहेगी। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि देश में फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बैलेंस बनाए रखने के लिए हर संभव कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में पीएनजी के लिए आवेदन तेजी से बढ़े हैं और शहरी इलाकों में खासतौर से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। मौजूदा हालात में पीएनजी को एक भरोसेमंद और स्थिर विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संजय कुमार, डायरेक्टर मार्केटिंग गेल। और सर, सबसे पहले तो दूरदर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त बहुत चल रहा है कि किस तरीके से गेल और बाकी जो कंपनीज हैं गैस को किस तरीके से देश के कोने कोने में पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से ये सुरक्षित है, किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि जो डोमेस्टिक गैस है वो पूरी की पूरी इनको प्रायोरिटी नंबर 1 पे मिले। तो घरों में आज हमारे यहाँ पे 3,000 टन गैस पर डे कंज्यूम होती है। मैं प्राकृतिक गैस की बात कर रहा हूँ। वो अगर 10 गुनी भी हो जाए तो हम इतनी गैस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कि वो श्रृंखला सुरक्षित है। घरों में गैस मिलती रहेगी, चाहे बाहर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे। जो सीएनजी है वो भी सुरक्षित है एकदम, क्योंकि डोमेस्टिक गैस लार्जली यूज़ होती है और बहुत कम एलएनजी उसमें इस्तेमाल होती है। जो इम्पोर्टेड गैस है वो बहुत कम उसमें इस्तेमाल होती है। और गाड़ियों, आप देखिए आज के दिन जो है लगभग 7,000 सीएनजी स्टेशन है देश में। वो बढ़ के अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल में 18,000 हो जाएंगे। जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एलएनजी के, उसमें भारतवर्ष के ही नहीं एशिया के भी सबसे बड़े ऑफ टेकर हैं। ऑफ टेकर कहें तो हमारा लगभग 58 लाख टन एलएनजी जो है सालाना हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही हमारी टोटल इंपोर्ट जो गेल की है वो 17 मिलियन टन, मतलब 1.7 करोड़ टन जो है सालाना होती है, जो कि पूरे देश के इंपोर्ट की लगभग 60%, 55 से 60% है। तो उस श्रृंखला में हम लोगों का जो भी इंपोर्ट जो वेस्ट एशिया से हो रहा था, जहाँ पे इस वक्त संकट छाया हुआ है,
उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जगहों से भी और कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे कि उसका पोर्शन थोड़ा कम होता जाए, जिससे कि जो वेस्ट एशिया की जो LNG है, जो आज के दिन 53% है या 55% है, वो टोटल LNG की 53 या 55% को घटा के 30% 40% कर लें अगले 5 साल में। कुछ ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने इंटरनली बनाया है, जिससे कि देश की जो आम जनता है उनको और ज़्यादा आश्वस्त रहें कि उनकी जो घर की गैस है या CNG है या फर्टिलाइज़र है, यूरिया जो है वो भी गैस से बनती है, या बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गैस की सप्लाई होती है, वो चेन सुरक्षित रहे। एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश है और कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गेल के पास बहुत भारी तादाद में गैस है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो एक खास बातचीत आपने देखी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेस रिपोर्ट्स की, यानी अलग अलग समाचार पत्रों में कौन सी दिलचस्प खबरें आज प्रकाशित हुई हैं, वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, जिसके चलते अगर देखा जाए, जिसमें जानकारी दी गई है कि कैसे वित्त वर्ष 2025-26 की अगर हम बात करें तो भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 62% बढ़ा है। एक उपलब्धि के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। किस तरीके से साल दर साल, यानी 2023-24 की हम बात करें, 24-25 की बात की जाए, तो लगातार भारत का रक्षा निर्यात बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हम कह सकते हैं और पुख्ता कर रहा है, बल्कि कैसे निर्यात के चलते जो एक मजबूती है वो मिल रही है और उसके चलते अर्थव्यवस्था जो है वहाँ भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। अब आइए रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हम हिंदुस्तान समाचार से ले रहे हैं। ये खबर है कि खाद की कमी से खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का जो है दुनिया भर पर असर देखने को मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में भारत ने 32.9 मिलियन टन जो है खाद की खपत की, जिसमें 8.8 मिलियन टन खाद आयात की गई थी। तो खपत के हिस्से के तौर पर भारत का खाद आयात जो है ये रहा, और खाद बनाने के लिए प्राकृतिक गैस या फिर कच्चे तेल से बने अन्य यौगिकों की भी जरूरत होती है, और इसके लिए भारत आयात पर ही कहीं ना कहीं निर्भर नजर आता है। बिल्कुल, तो ये तमाम खबरें हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं आज, और इन खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। लेकिन खास तौर से एक और खबर है जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जेल में जो कैदी हैं वो राष्ट्र का गौरव है उसको गढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और सरकारी कार्यालयों की जो शोभा है, राजचिन्ह जो है वो बढ़ाएंगे। आपको बता दें, जो बेकार पड़ी लकड़ियाँ होती हैं उन पर अशोक स्तंभ का आकार देना, इसके लिए लगातार हमने देखा है किस तरीके से जो कैदी हैं वो काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सलाखों के पीछे जो कैदी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, और हमने देखा था कि जब कुंभ का आयोजन हुआ था तब इन्होंने मालाएं जो हैं उनका भी निर्माण किया था, तभी प्रशंसा जो है वो जुटाई थी। और अब जब राष्ट्र चिन्ह का निर्माण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र गौरव को बढ़ा रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक खबर ऐसी जो कि बाकी खबरों से अलग नज़र आती है। और बिल्कुल अब एक और खबर का रुख करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाथी और इंसानों के टकराव की अक्सर खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन हाथियों को इंसानों का बेहद ख़ास दोस्त भी कहा जाता है। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है, दोस्त बनकर हाथियों से हाथ मिलाने की कहानी है। उत्तर प्रदेश से सामने आई है। गजमित्र और इंसान और हाथी जो है इनमें टकराव कम करने की एक कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में इंसान और जंगली जानवरों के बीच जो टकराव था वो एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था, और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे हालात में गांव के ही लोग अब गज मित्र बन गए हैं और बाघ मित्र बनकर इस टकराव को कम करने में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो गन्ना हम जानते हैं कि हाथियों की पसंदीदा फसल होती है, और इसे बचाने का काम जो है किसान भी करता है, क्योंकि उसकी गन्ने की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो जाती है। ऐसे में जब ये गज मित्र बने हैं तो किस प्रकार से हाथियों का संरक्षण भी हो रहा है और किसानों की फसलों का भी संरक्षण हो रहा है, ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो बिल्कुल ये अलग अलग खबरें जो कि प्रकाशित हुई थी आज, वो हमने आपके साथ साझा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में और बात करते हैं केंद्र सरकार की मुद्रा योजना की। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को न सिर्फ जो ऋण की व्यवस्था है वो देना, बल्कि वित्तीय सहायता के रूप में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। और फंडिंग द अनफेयर के लक्ष्य के साथ शुरू की गई जो ये योजना है
उन लोगों तक ऋण पहुंचा रही है जिनके बड़े बैंकों तक आसान पहुंच नहीं होती। बिल्कुल 8 साल पहले ये योजना शुरू हुई थी और इस योजना ने देश में स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे बिजनेस करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। मुझको पता चला कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना के नाम से, जिसमें सरकार छोटे व्यापारियों के लिए कुछ लोन का प्रावधान है। वो मैंने पता करने के बाद पता चला कि वो बहुत अच्छी योजना है, जिसमें सरकार बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन उपलब्ध कराती है और कोई किसी तरीके की गारंटी भी नहीं मांगी जाती है। मुझे सरकार की इस योजना से काफ़ी लाभ हुआ और अपना व्यापार स्थापित करने में मुझे बहुत सहयोग मिला। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका, इजरायल और ईरान को पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने का स्पष्ट संदेश दिया है। साथ ही एंटोनियो ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की चेतावनी भी दी और कहा कि इस युद्ध के दुनिया भर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बृहस्पतिवार को अमेरिका, इजरायल और ईरान को पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने की स्पष्ट संदेश देते हुए एक चेतावनी दी कि दुनिया एक बड़े युद्ध की कगार पर है। गुटेरेस ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरा संदेश स्पष्ट है। अमेरिका और इजरायल से मेरा कहना है कि अब समय आ गया है कि वे इस युद्ध को रोकें जो भारी मानवीय पीड़ा पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे इसके विनाशकारी आर्थिक परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान से मेरा कहना भी है कि वे अपने पड़ोसियों पर हमला करना बंद करें। पश्चिम एशिया संघर्ष के दूसरे महीने में अब प्रवेश करने के साथ ही गुटेरेस ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष अपने आप समाप्त नहीं होते हैं, वे तब समाप्त होते हैं जब नेता विनाश के बजाय संवाद को चुनते हैं। ये विकल्प अभी भी मौजूद है और इसे अभी चुनना होगा। और खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, एंटोनियो गुटेरेस जिन्होंने बताया कि अमेरिका, इजरायल और इसके साथ साथ ईरान को भी उन्होंने कहा कि आपको यहाँ प्रयास करना चाहिए कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, आप उन पर इस तरह का जो हमला है, जो युद्ध है, वो ना करें। लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना प्रमुख रेडी जॉर्ज को पद छोड़ने और तुरंत रिटायर होने के लिए भी कह दिया गया है। ये निर्देश उन्हें अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ओर से दिया गया। ये कदम पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग में बड़े महत्वपूर्ण नेतृत्व के परिवर्तन का संकेत भी दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मनी मंत्र की। जी हां, मनी मंत्र में आज बात होगी नई इनकम टैक्स वेबसाइट की, जिसके जरिए कैसे टैक्स भरना और आसान होगा। इसके बारे में आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नई वेबसाइट है जिसके जरिए टैक्स भरना आपके लिए अब आसान होगा। एआई असिस्टेंट कर साथी के साथ इसको लॉन्च किया गया है, यानी पूरा असिस्टेंट जो है एआई के जरिए आपको मिलेगा। कर साथी इसको नाम दिया गया है। नेविगेट करने में ये आसान है, काफ़ी सरल है और सारी जानकारी जो है आप आसानी से इसके साथ जुटा सकते हैं और उसके साथ साथ उपयोग करने में भी काफ़ी ये तेज़ है। यानी जब स्पीड की हम बात करते हैं वो काफ़ी यहाँ इस वेबसाइट में नज़र आती है। सारी जानकारी जो है एक ही स्थान पर मौजूद होगी। ये भी एक बड़ी बात है कि टैक्स भरना इससे और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कई गाइडेंस टूल्स यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे, जहाँ से यूज़र को सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कैलेंडर, सब कुछ आपको यहाँ पर मुहैया हो जाएगा। और नोटिफिकेशन और इनकम टैक्स प्रोविजन जैसे गाइडेंस टूल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सर्कुलर नोटिफिकेशन भी इसमें शामिल है। इनकम टैक्स प्रोविजन भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो टैक्स किस प्रकार से टैक्सेशन आसान हो, टैक्स भरना लोगों के लिए आसान हो, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, नए वित्त वर्ष की शुरुआत से हमने देखा किस तरीके से नई टैक्स प्रणाली और उसके साथ साथ अब ये नई वेबसाइट
खासतौर से जिसमें आपकी कोई भी अगर आपको लग रहा है कोई सवाल है तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा और एआई जो है वो काफ़ी इसमें मददगार होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। तो देश भर में आज से वैशाख माह की शुरुआत हो रही है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित इस अवधि में दान, व्रत और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्य कई गुना ज्यादा फल देते हैं। आइए देखते हैं आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हमारी खास रिपोर्ट। वैशाख माह हिंदू पंचांग का दूसरा महत्वपूर्ण काल है। शास्त्रों में इसे माधव माह कहा गया है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान प्रतिदिन स्नान और व्रत व उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस पावन महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व भी आते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश पूजा की जाती है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व है। वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी को फसल तैयार होने के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस मास की अमावस्या पितर तर्पण का दिन होता है। मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को स्वर्ण दान और नया काम शुरू करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजा और पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वैशाख माह में सूर्योदय के बाद सोना, मांसाहार, शराब, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को तोड़ना या अपमानित करना पाप के समान माना जाता है। ये पावन माह अनुष्ठान मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का अवसर है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन की प्रेरणा प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और आइए अब खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। पुरुषों की अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। 4 बार के चैंपियन भारत जब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा तो उसकी नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर टिकी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और उसकी कोशिश रहेगी कि घरेलू दर्शकों के सामने जीत दर्ज कर सके। आईपीएल में कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 226 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम सिर्फ 161 रन बनाकर ढेर हो गई। भारतीय मूल की 11 साल की शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ब्रिटेन की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। अप्रैल 2026 की फिडे रेटिंग लिस्ट में बोधना ने 2366 रेटिंग अंक के साथ ब्रिटेन की सभी महिला शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। और बात करते हैं फिल्मी फ्राइडे को लेकर। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 की सुनामी जो है लगातार जारी है। कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज होने को राजी नहीं है।
बिल्कुल, ऐसे में सिने प्रेमी देख सकते हैं पंजाबी फिल्म रैप दा रेडियो 3 और मामला लीगल है सीजन 2, दोस्ती और भरोसे पर बने एक नए माँ बेटे के रिश्ते की कहानी, माँ का सम और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस फिल्मी फ्राइडे में। बहुप्रतीक्षित पंजाबी फिल्म रब दा रेडियो 3 3 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तरसेम जस्सार और निमरत खैरा अहम भूमिकाओं में हैं। ये कहानी है रतन सिंह वाला की, जो 22 संधू परिवारों के गांव में रहता है, जहां हर ओर एकता और भाईचारा है। इन सभी का जीवन बाधित हो जाता है जब एक नया हाईवे गुजरने से जमीन की कीमतों में उछाल आ जाता है। रिश्तेदारों के बीच लालच और संघर्ष छिड़ जाता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। अब रतन सिंह वाला कैसे ये सब कुछ ठीक करता है, यही है फिल्म की कहानी। OTT पर लगातार नई रिलीजेस का दौर जारी है। मामला लीगल है सीजन 2 3 अप्रैल से देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। हल्की फुल्की कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपड़गंज के स्टाफ के इर्द गिर्द घूमती है और वे अलग अलग तरह के लीगल केस कैसे निपटाते हैं ये दिखाती है। Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हैं सीरीज कप्तान। ज्वालाबाद के जोशीले बैकग्राउंड पर बनी क्राइम की ये कहानी एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां क्राइम अब एक स्ट्रक्चर्ड कार्टेल बन गया है। साकिब सलीम SSP समरदीप के रोल में है, जो कप्तान के नाम से मशहूर हैं। जबरदस्त एक्शन के साथ जबरदस्त इमोशन, साथ ही पावर, एम्बिशन और बदले की एक दिलचस्प कहानी। मोना सिंह बैक टू बैक नए अंदाज में नजर आ रही हैं। माँ का सम, एक टीनेज मैथ के टैलेंटेड स्टूडेंट की कहानी, जो मानता है कि हर प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सॉल्यूशन होता है, यहाँ तक कि अपनी सिंगल मदर के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना भी। लेकिन उसका प्लान जल्द ही एक अजीब, दिल को छू लेने वाले सफर में बदल जाता है, जहां लॉजिक असली इमोशन और जिंदगी की अनसर्टेनिटी से मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सीरीज है क्रिस हेम्सवर्थ के फैंस के लिए। लॉस एंजलिस में सेट क्राइम 101 एक शातिर ज्वेल चोर क्रिस हेम्सवर्थ की कहानी है, जिसकी 101 फ्रीवे पर चोरियों की लाइन ने पुलिस को हैरान कर दिया है। जब वह जिंदगी भर के सबसे बड़े स्कोर पर नजर डालता है तो उसकी मुलाकात होती है हेली बेरी से। प्राइम वीडियो पर आप देख सकते हैं क्रिस हेम्सवर्थ और हेली बेरी की जुगलबंदी क्राइम 101 में। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। और त्याग, क्षमा और प्रेम का प्रतीक गुड फ्राइडे पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्रॉस शोभा यात्रा वे ऑफ द क्रॉस भी निकाली जा रही है। गुड फ्राइडे वह दिन जब प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट ने मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दिन प्रभु यीशु ने लोगों को प्रेम, क्षमा और बलिदान के जरिए लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने का काम किया था। ये दिन दुखद होने के साथ साथ उद्धार और आशा का प्रतीक भी है। और आइए बात कर लेते हैं जल्दी से आपके शहर, आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल।
नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले शहला क्या कुछ खास आज हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर की ट्यूलिप गार्डन की वो उन वादियों में इनको लेकर चलते हैं जहां जमीन पर जैसे रंगों की चादर बिछ गई हो, जहां हर तरफ ट्यूलिप के फूल खिले हुए हैं। बिल्कुल, लाल पीले गुलाबी बैंगनी रंगों में सजी प्रकृति की कारीगरी मानो धरती ने खुद को इंद्रधनुष रंगों से ही ओढ़ लिया हो। इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने और इस रंगीन मौसम को महसूस करने देश के कोने कोने से लाखों सैलानी जो हैं वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। कश्मीर की वादियों में बसी ये बहार सिर्फ फूलों की नहीं बल्कि सुकून, खूबसूरती और ज़िंदगी के रंगों की भी नज़र आती है। आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें और हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।